नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 2024 का असली फाइनल 3 राज्यों में खेला जा रहा है और इन 3 राज्यों में आज की तारीख में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि एक भीषण संग्राम है इन तीनों राज्यों में, और ये मैं 100% जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बल्कि मान लीजिए ये तय है, 100% तय है कि जो ये 3 राज्य जीतेगा वही फाइनल भी जीतेगा। वो चाहे मोदी हो, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो एनडीए हो या इंडिया हो। अब दोस्तों, ये जो तीनों राज्य हैं, 3 बिग स्टेट्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों वाला। सेकेंड बिग स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र, 48 सीटों वाला, और उसके बाद बिहार 40 सीटों वाला। कुल मिलाकर इन 3 राज्यों में ही 168 सीटें हैं, 168 सीटें हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो 3 फेस बचे हैं। आखिरी दौर में आप कह सकते हैं कि 5वां, 6ठा, 7वां फेज होना है। 75 सीटें, जी हाँ, इन 3 राज्यों में 75 सीटों पर मुकाबला होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 में 41 सीटें हैं, बिहार में 40 में 21 हैं, महाराष्ट्र में 48 में 13 हैं, बम्बई के चारों तरफ। कुल मिलाकर 75 सीटें। यानी ये जो 75 सीटें हैं ये निर्णायक होने जा रही हैं। ये जो बैटल ऑफ 2024 है, ये जो संग्राम है 2024 का, ये जो 75 सीटें हैं ये निर्णायक होने जा रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो ये स्टेट्स जीतेगा वही सिकंदर होगा 24 का। अब बात अगर सिकंदर की चली है तो मोदी जी के लिए ये स्टेट, ये तीनों स्टेट्स इंपॉर्टेंट क्यों, इतनी अहमियत क्यों रखते हैं, उसकी वजह है दोस्तों। 2014 हो या 2019, अगर 2019 का हम आंकड़ा लेते हैं तो उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने स्वीप किया। 80 में से 64 सीटें बीजेपी एनडीए, 64 सीटें एनडीए ले गई, मोदी जी की जेब में गया। अगर आप महाराष्ट्र देखते हैं तो 48 में से 41 सीटें, 41 सीट्स आउट ऑफ 48, 48 में से 41 सीट ले गए, झाड़ू मार दी एनडीए ने, मोदी जी ने। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मोदी जी ने तो कमाल किया था पिछली बार, 40 में से 39 सीटें, यानी कुल मिलाकर 168 सीटों में 144 सीट्स, 144 सीटें कुल मिलाकर। अगर आप स्ट्राइक देखते हैं तो लगभग 86% की स्ट्राइक रेट है मोदी जी की। और क्या मोदी जी अपना प्रदर्शन दोहराने जा रहे हैं? हो सकता है इस बार मोदी जी सबसे मुश्किल ज़मीन पर इन्हीं स्टेट्स में होंगे, आगे बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि 4 जून को क्या होने वाला, ये इलेक्शन कौन सी करवट लेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सर पर ताज किसके आएगा, मोदी के या किसी और के, तो फिर ये जो 3 स्टेट्स हैं, 3 बिग स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। और इन तीनों स्टेट्स में, जी हाँ, लखनऊ में क्या होने जा रहा है, पटना में क्या होने जा रहा है, मुंबई में क्या होने जा रहा है, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। 3 एक्सपर्ट होंगे और बहुत अहम जानकारियाँ आपसे साझा करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ और फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 मई को लास्ट फेज़ है महाराष्ट्र का, जिसमें महाराष्ट्र की सारी सीटें लॉक होने जा रही, 13 सीटें बची हैं। और ये जो चुनाव है 20 मई का, 5th फेज़ का मुंबई में, वो उद्धव ठाकरे के गढ़ में। और मैं कह सकता हूँ कि उद्धव ठाकरे का करंट है, जी हाँ, माइंड करिएगा, करंट उद्धव ठाकरे का इस बार। और ये सबको चौंका रहा है, और कहीं ना कहीं मोदी के लिए एक मुसीबत महाराष्ट्र बन गया है, जिस महाराष्ट्र को उन्होंने 2014 और 19 में स्वीप किया था। सबसे बड़ी दीवार उद्धव ठाकरे बनकर मुंबई में खड़े हो गए। वो उद्धव ठाकरे जो सबसे बड़ा सहारा थे मोदी जी का 14 में, 19 में। उद्धव ठाकरे ने मोदी जी को 14 में 41 सीटें दी, यहाँ दोनों मिलकर लड़े थे, एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी। और फिर जब ठाकरे के साथ 2019 लड़े तो फिर मोदी जी एनडीए के खाते में 41 सीटें लाए। ये सारी सीटें मोदी जी को मिली, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे नहीं है। डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे कि महाराष्ट्र में बाजी कहां पलट रही है, इसका असर क्या होगा।
दूसरा स्टेट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज़ाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो पिछले 20-25 दिन में हुई है कि अचानक बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, बड़ी तेज़ी से नीचे उतर रहा है, और दिन ब दिन यहाँ पर इंडिया अलायंस आगे बढ़ रही है। आप कह सकते हैं कि फाइनली जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है वो वहाँ रंग ला रही है। और रंग का हाल ये है कि अमेठी, जहाँ पर राजा का प्यादा लड़ रहा था स्मृति ईरानी के खिलाफ, अब प्यादे से भी स्मृति ईरानी के पसीने छूट रहे हैं। ये हाल अमेठी का है। इस पर हम डिटेल से आगे बात करेंगे। स्मृति ईरानी तो एक फैक्टर हैं, असली चीज़ ये है कि जो दलित है और अति पिछड़ा है वो कहीं ना कहीं साइकिल पर जा रहा है, और जो यूथ है, जो नौजवान है, जी हाँ नौजवान, वो कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष में नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में। वो बेरोज़गारी हो सकती है, अग्निवीर हो सकती है, इस पर भी मैं कुछ खास पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार खुद है। यही नहीं पता है कि नीतीश कुमार 4 जून को मोदी जी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या लालू के साथ जाएंगे। इस पहेली को भी आज आपके सामने मैं हल करने जा रहा हूँ। और फाइनल क्वेश्चन यही है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार 168 सीटें, 168 सीट्स हैं, यहाँ पर क्या होने जा रहा है। पिछली बार 2019 में और 2014 में इन तीनों राज्यों ने कहीं ना कहीं मोदी जी के सर पर ताज रखा था। क्या ये तीनों राज्य इस बार 2019 वाला ताज उतारने जा रहे हैं, या मोदी जी इन 3 राज्यों के सहारे फिर से ताज पहनेंगे? क्या ये 3 राज्य मोदी को एंडोर्स कर रहे हैं, मोदी के साथ जा रहे हैं, या मोदी के मुखालिफ खड़े हैं? बिग क्वेश्चन। 3 खास मेहमान, अशोक वानखेड़े टाइगर महाराष्ट्र के बारे में, उत्तर प्रदेश को लेकर प्रोफेसर रविकांत होंगे, और बिहार को लेकर बिहार के डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे, जो थोड़ी थोड़ी रोशनी झारखंड पर भी डालेंगे। सीधे चलते हैं तीनों मेहमान के पास, समझते हैं 24 में क्या होने जा रहा है। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, 41 सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी निर्णायक हैं, और रायबरेली से इस वक्त मैदान में राहुल गांधी उतरे, उनका भी भाग्य का फैसला होना है। बगल में अमेठी में स्मृति ईरानी का होना है, और इस देश के बादशाह का भी फैसला होना है बनारस में। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश को लेकर। एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब इस वक्त बाजी पलट गई है और बीजेपी का रथ फंस गया है, और अमित शाह कल तक कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई लिख के ले लीजिए, नोट कर लीजिए। गोदी मीडिया के पत्रकारों से कह रहे हैं 70 70 70, 80 में 70 अमित शाह बोल रहे हैं, चाणक्य। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है प्रोफेसर साहब? जी दीपक जी, दरअसल बात यह है कि 3 फेज के चुनाव होने तक मोदी जी हाँफने लगे, और हालात ये है कि वो बिल्कुल अपने आप को थके हारे महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी भाषा भी अब उल-जुलूल हो रही है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, रिदम उनका खुद ही नहीं बन पा रहा। और उसकी मूल वजह है कि जमीन की जो स्थितियां हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उलट दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो बेहतरीन है। इस बार पिछड़ा अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है अखिलेश यादव का, और दलितों में भी उन्होंने जाटों, पासी, इन जातियों पर ज्यादा दांव लगाया है। तो जो बड़े समाज हैं, बड़े संख्या वाली जो जातियां हैं, वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल है, ये किसी भी धर्म और किसी भी जाति में काम कर रहा है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसकी चर्चा गांव-गांव तक हो रही है। अब महिलाओं की बात करेंगे तो वो महालक्ष्मी योजना की बात कर रही है। वो महालक्ष्मी योजना उन्हें नहीं पता, लेकिन वो ये कह रही है कि 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी देने की बात कर रही है, तो वो एक आकर्षण है। नौजवानों में सबसे ज्यादा गुस्सा है अग्निवीर योजना को लेकर के। ये जो जमीन की केमिस्ट्री है, वही मोदी जी को हताश और निराश बना रही है। और मुझे लगता है कि ये जो लंबा चुनाव किया गया ना, 7 चरण वाला, यही इस बार मोदी जी के लिए मुश्किल में डालने वाला हो गया। जी जी, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप कि जो चुनाव लंबा किया अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो मोदी जी को सूट करता था कि एक एक करके हर कंस्टिट्यूएंसी पे जाएंगे, थोड़ा समय लंबा करो, लेकिन उसी फेर में मोदी जी फंस गए, अपने जाल में ही फंस गए। आप कह रहे हैं कि जमीन पर केमिस्ट्री बदल रही है,
उत्तर प्रदेश की जमीन पर केमिस्ट्री बदल रही है, यानी गोमती और गंगा के बीच में जो केमिस्ट्री बदल रही है, अरिथमेटिक भी क्या बदल सकती है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन मैं सीधे महाराष्ट्र चल रहा हूं, मुंबई चल रहा हूं, जहां मुंबई का किंग कौन असली फाइनल फाइट है 20 तारीख को 13 सीटों पर। टाइगर, ये जो फाइनल फाइट है, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ मोदी, मोदी की बारात है, अजीत पवार है उसमें एकनाथ शिंदे हैं, दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के ओरिजिनल चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन उनके सामने जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं। ये जो मुंबई का मुकाबला है टाइगर, होने क्या जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ 13 सीटें अब है, 35 सीटें हो चुकी है। 35 सीटों ने ही सब कुछ फाइनल कर दिया है। 13 सीटें ये आइसिंग ऑन द केक है। ओहो, ये 13 सीटें ऑलरेडी जो 12 बज गए हैं। मतलब आप कह रहे टाइगर आप कह रहे केक बन गया है, बस हैप्पी बर्थडे लिखा जाएगा उसके ऊपर। और ये काम 13 सीटों में हो रहा है। इट इज आइसिंग ऑन द केक विच इज ऑलरेडी बीइंग डिलीवर्ड टू दी महा विकास आघाड़ी, कांग्रेस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और उद्धव ठाकरे। 35 सीटों ने तय कर दिया है चीजें कहां जानी है। अब ये 13 सीटें आइसिंग ऑन द केक है। ये 13 सीटें भाजपा की महाराष्ट्र में 12 बज गए, इसको रेखांकित करने जा रही है। इन 13 सीटों में से 2 सीटें छोड़ के किसी सीट पे टफ फाइट भी नहीं है। 2 सीटें बस आप बता रहे हैं? 2 सीटें पीयूष गोयल की और एक कल्याण की, एकनाथ शिंदे के बेटे की। ये 2 सीटें छोड़ू, 2 सीटें छोड़ू। और मुझे ये रिपोर्ट्स भी है कि आप भले टफ कह रहे हैं पीयूष गोयल की, लेकिन पीयूष गोयल हार गए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये मेरी आधे घंटे पहले की रिपोर्ट है मुंबई की। टाइगर, पीयूष गोयल जो मोदी के आप कह सकते हैं राइट हैंड मैन है, सारा हिसाब किताब वही करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक जमाने में आप कह सकते हैं कि अरुण जेटली को रिप्लेस करने जा रहे थे, आज भी वो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस है। पीयूष गोयल आप कह रहे हैं अगर वो हार रहे तो बचा क्या महाराष्ट्र में? नहीं, मुझे लगता है कि पीयूष गोयल से आपकी बात तो नहीं हुई, क्योंकि पीयूष गोयल के बारे में जो आपने पीयूष गोयल के बारे में जो कहा, वो पीयूष गोयल अपने बारे में सबको बताते हैं कि मैं मोदी जी का बड़ा खास हूं, सारा अकाउंट में रखता हूं और मैं नया वित्त मंत्री मैं ही हूं, सब कुछ हूं। देखिए, मोदी जी का अकाउंट तो अडानी जी रखते हैं, सारा हिसाब किताब तो उधर है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश का? मोदी जी है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है देश का? मोदी जी है। ये तो सिर्फ ताली बजाने वाले कव्वाली की टोली में से लोग हैं। अब ये अपने आप को बड़ा मानते होंगे तो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं मानते। जितने नजदीक हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं इस पूरी कैबिनेट को, इनमें से कोई भी एक वर्थफुल है जो ये कहे कि हाँ आई कैन बी अ फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो तय करता है, वो तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। जिसको वित्त का वी नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। टाइगर, आप कहना क्या चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो कि मोदी के वजीर नहीं है, वजीर मतलब मंत्री नहीं है, मोदी के वजीर नहीं, प्यादे हैं सब। ये मोदी के पास कोई वजीर नहीं है, सिर्फ प्यादे हैं मोदी के पास। अभी एक रेखांकित करता हूं दीपक भाई आपके शो पे, ये सारे अमित शाह के प्यादे हैं। वेर इज मोदी? मोदी मुखौटा हो चुके हैं पार्टी का। आप कह रहे हैं मोदी शब्दों में सिमट गए हैं। गारंटी मोदी की यहां तक ही मोदी है, सरकार मोदी की यहां तक ही मोदी है। सरकार अमित शाह की है, संगठन अमित शाह का है, ये प्यादे अमित शाह के हैं। ये तमाम टिकट जो बांटे गए वो अमित शाह ने बांटे गए। चलिए ठीक, तो यही बता दीजिए। चलिए मैं मोदी का नाम किनारे करता हूं, जैसा आप कह रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि अमित शाह को कितनी सीटें मिल रही हैं महाराष्ट्र में, ये बता दीजिए। महाराष्ट्र में मैंने पहले कहा आपको, सिंगल डिजिट पे आ रही है अमित शाह और उनका पूरा कुनबा। सिर्फ अमित शाह नहीं, अमित शाह और उनका कुनबा। इस 13 सीटों में मैं 2 सीटें इसलिए कह रहा हूं कि एक पीयूष गोयल की सीट, जो पूरा कारपोरेट सेक्टर लड़ रहा, पैसे की कमी नहीं है, पूरा कारपोरेट लग रहा है। ये बात अलग है कि लोग भगा रहे हैं उनको। और एकनाथ शिंदे अपने बेटे के लिए जी जान लगा चुके हैं। और ठाणे की राजनीति में कम से कम इतना है कि एक दूसरे के बेटे के लिए थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे ने बदतमीजी की इंतहा की, पिताजी के सारे संबंध तोड़ दिए। फिर भी संबंधों के नाम पे यदि कल्याण में जीत जाए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तो बड़ी बात है। ये 2 सीटें छोड़ के, और ये 2 सीटें बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 2 सीटें बड़ी बड़ी उपलब्धि है।
मतलब आप टाइगर ये कह रहे हैं, अगर मैं समअप करूं, आपने जो महाराष्ट्र के बारे में बताया जो एक बहुत डिसाइसिव स्टेट है, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 13 सीटों पे चुनाव है, सिर्फ 2 सीटें, यानी मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री जो पीयूष गोयल हैं वो, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का बेटा कल्याण से लड़ रहा है, अदरवाइज दीपक आपको भाई, कुछ दिख नहीं जी। 48 सीटों पे तो बात नहीं करूंगा, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन सिंगल सीट पे कैसी आ रही है तो बता सकता हूँ, वो तो सीटें गिनवा सकता हूँ, 7-8 जो है। नागपुर आ रही है, विदर्भ में मराठवाड़ा वॉश आउट है, एक नहीं आ रही है, कोकण में वॉश आउट है, कुछ नहीं आ रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र में मावड़ एक सीट है, खानदेश में आप कहो तो एकनाथ खड़से की बहू वहां से आ सकती है, और मुंबई कहो तो ये 2 सीटें हैं। हो गया सर, हो गया। मैंने आपको बड़ी जल्दी आपने महाराष्ट्र नाम दिया। मैं आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ, आपसे तो मोदी और शाह के बारे में पूछना है, क्योंकि सवाल आज आपने शुरू किया, जवाब भी आप देंगे। अभिषेक, ये जो 21 सीटें बची हैं, 21 सीट्स इन बिहार, मुझे जल्दी बताइए फटाफट कि इन 21 सीटों में अब होने क्या जा रहा है। नीतीश कहां खड़े हैं, मोदी कहां खड़े हैं, फटाफट, और तेजस्वी इन दोनों के बीच में से कैसे अपना रथ आगे निकाल रहे हैं। दीपक जी, पहले मैं आप ही से सवाल पूछता हूं कि आप कौन से एनडीए की बात कर रहे हैं, 1 जून तक वाले एनडीए की या 1 जून के बाद वाले एनडीए की? अरे भाई आप तो 21 सीटों में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, 21 सीटों में 7 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है उसको आप माइनस कर दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि वो 7 सीटें फ्रेंडली फाइट में है इंडिया अलायंस के साथ। वो इंडिया अलायंस अभिषेक भाई आजकल आप जो है ना, आपने तय करके आते हैं कि आज एंकर को मुझे उसका सर चकरा देना है। मैं आपसे नीतीश कुमार पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कौन से नीतीश कुमार? 4 जून से पहले मोदी के साथ या 4 जून के बाद लालू के साथ? आप ये कहना चाह रहे हो उसका मतलब? दीपक भाई, नीतीश कुमार के बारे में बात करोगे तो चक्कर आने के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो स्वयं चक्कर आके गिर रहे हैं, कई बार उनके फॉलोअर गिर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये घनचक्री जो है वो अल्टीमेटली जाएगी किधर। ये अभिषेक जी ने बताया मुझे। चलिए अच्छा यही बता दीजिए, छोड़िए अब बिहार छोड़ दीजिए मुझे, नहीं एक मिनट बिहार छोड़िए। अब जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं सीटों का क्या पूछूं। ये बताइए जो चक्कर घिन्नी चल रही है, ये चक्कर घिन्नी रुकेगी किसके पाले में? ये चक्कर घिन्नी लालू के यहाँ रुकेगी या ये मोदी जी के साथ रहेगी चक्कर घिन्नी? देखिए, मोदी जी के साथ इस चक्कर घिन्नी के रहने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और इसलिए भी संभावना नहीं है क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का खेल शुरू में खेला गया वो अब सबके सामने आ गया। पहले दूसरे चरण से जो शुरू हुआ कि जेडीयू के वोटर और कैडर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे बीजेपी और लोजपा को, वो अब सबके सामने आ गया है। और अब जो सीटें बची है, 21 सीटों की बात कर रहे हैं, 11 सीटें बीजेपी की है, 2 सीटें चिराग पासवान की है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। हालांकि वहां बीजेपी ने एक चक्कर घिन्नी लगा दी है, पवन सिंह। सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई दूसरा कुशवाहा नेता बिहार में एस्टेब्लिश रहे जी। तो इन 11, 3, 14 सीटों पर 15 कैंडिडेट आप कह सकते हैं एनडीए के हैं। छोड़िए उन 7 सीटों को जेडीयू वाली, वो तो जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर जा ही रहे वो। 4 जून को जाए, 4 जून के बाद जाए, 1 जून के बाद जाए। लेट्स बी ऑन अ सीरियस नोट। चलिए हम जेडीयू को माइनस कर देते हैं, मैं एनडीए के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को कितनी सीटें बिहार में आप दे रहे हैं, कितने सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और कितनी सीटें आ रही है, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना है। देखिए 6 से 7 सीटों का लॉस बीजेपी को दिखाई दे रहा है, और जो बची हुई 11 सीटें हैं वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। उसमें से आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण की सीट जाती हुई दिख रही है, बक्सर की सीट जाती हुई दिख रही है। ठीक इसी तरीके से कुछ और सीटें रोहिणी आचार्य लड़ रही है, बहुत टफ फाइट में जा सकती है। पटना साहिब की सीट जा सकती, पटना साहिब नहीं, पाटलिपुत्र की सीट जा सकती है। हो सकता है कि बीजेपी की महाराजगंज और मुजफ्फरपुर सीट भी फंस जाए, पश्चिमी चंपारण भी फंस जाए। पटना साहिब और सासाराम को लेकर बीजेपी कुछ हद तक निश्चिंत हो सकती है। बाकी उसके अलावा 9 सीटों में से 2-3 तो साफ साफ जाती दिख रही है, बाकी में निश्चिंत होने का भी अवसर रही है। फाइनल टैली बताइए, फाइनल टैली मुझे बताइए, 40 में से कितनी सीट बीजेपी लड़ रही है, कितनी जीत रही है? देखिए बीजेपी 17 सीटें लड़ रही है और 5 सीटें चिराग पासवान वाली भी बीजेपी के पाले में मान के चले तो 22 सीटें बिहार में लड़ रही है, और बची हुई सीटों में से 13 सीटें लड़ रही है, 11 और 2 चिराग पासवान वाली। तो इन 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास सिंगल डिजिट में आना तय मानिए कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आ रही है। चलिए सिंगल डिजिट। प्रोफेसर साहब अब आप भी बता दीजिए, जब स्कोर शीट खोली गई है, कोई सिंगल डिजिट कह रहा है, वो भी सिंगल डिजिट कह रहा है,
सिंगल डिजिट मतलब ये कह रहे हैं कि 10 के भी नीचे, 9, 8, 7 ये बता रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर साहब आप भी बता दीजिए फिर उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत मुझे लगता है कि बिहार की तरह की ही है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, एक्चुअली नैरेटिव जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उस पूरे मैनिफेस्टो के पक्ष में है। तो लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा इलेक्शन हो रहा है। जो शुरू में लोग कह रहे थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी की वो इतनी बड़ी ब्रांड छवि है कि उनके जरिए कोई लहर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव नहीं होता तो यहाँ ज्यादा डैमेज हो जाता। लेकिन कुछ जगहों पर योगी आदित्यनाथ का अपना थोड़ा सा करिश्मा है। बीजेपी ने कई गलतियां की हैं। स्थानीय स्तर पर एक गलती और मैं बता दूं कि उसने अपने उन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मोस्टली सीटों जी पर। तो उस वजह से अधिकांश सीटों पर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। जब से बीएसपी को दबाव में लाया गया है, आकाश आनंद को बाहर किया गया है, कई सीटों पर उनके प्रत्याशी बदले गए हैं, तब से जाटव वोट भी गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है, कांग्रेस के साथ चला गया है। और कुछ मैं देख रहा हूं कि अपर कास्ट में भी सेंधमारी हो रही है, ठाकुर वोट पैसे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है। अब इस आधार पर ही आप मूल्यांकन कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में 30 सीटों से ज्यादा की स्थिति मुझे भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस डिजिट पर आज भी कायम हूं कि इंडिया अलायंस को 50 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर रुक सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जिन पर मार्जिन ज्यादा नहीं होगा वहां पे कुछ भी हो सकता है। अगर 20,000 के नीचे मार्जिन है और 10,000 के नीचे है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। ये सीटें मैं वो बता रहा हूं जहां पे मार्जिन 20,000 के ऊपर है। और प्रोफेसर मैं साहब आपसे ये भी कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया अलायंस को 1 लाख से ऊपर की बढ़त है। एक चीज जो डॉक्टर साहब आपने कही कि इस वक्त जो हालत है बहुत मतलब दाल पतली है बीजेपी की। हालांकि बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट है दोस्तों वो 57-58 तक आ गया, इंटरनल असेसमेंट है। कुछ उनके पदाधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, उनको लगता है कि वो 62 पर खड़े थे लेकिन अब 62 से नीचे आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो और बहुत बहुत नीचे डॉक्टर साहब आप ले गए एकदम। टाइगर, कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूं कि अमित शाह ही कर रहे हैं सब कुछ, अमित शाह ही कर रहे हैं, अमित शाह यहां, अमित शाह वहां, मोदी सिर्फ एक चेहरा है, मोदी एक मास्क हो गया है, अमित शाह के नहीं सारे टिकट बांटे। तो ये अमित शाह ही सब कुछ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ही सब कुछ है। अभी पार्टी हाईकमान अमित शाह है, पार्टी का पूरा कंट्रोल, सरकार का पूरा कंट्रोल अमित शाह के हाथ में। यानी अगर मोदी सत्ता में आ जाते हैं मान लीजिए, तो फिर अमित शाह ही किंग हैं। अमित शाह ही किंग है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बना के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बिठाएंगे, सरकार अमित शाह चलाएंगे, क्योंकि सरकार अभी भी अमित शाह चला रहे हैं। यदि अमित शाह सरकार चला रहे नहीं होते, यदि मोदी जी के हाथ में सारी बागडोर होती, तो 7 नवंबर को आनंदीबेन पटेल के बेटी के यहां इनकम टैक्स की रेड नहीं होती। जी चलिए, आपने एक बड़ी बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको कोई उम्मीद लगती है, कोई आपको ऐसी उम्मीद लगती है, कोई ऐसा फीडबैक है कि अगर हम मान लें कि मोदी का रथ फंस गया है, अगर मोदी एक ऐसे फिगर पे, एक ऐसे नंबर पे खड़े हैं 230, 220, 240, जहां से उनकी सरकार नहीं बन रही, यानी मोदी हारते हुए अगर दिख रहे, क्या कुछ ऐसा टाइगर हो सकता है कि इस चुनाव को अभी जो 3 फेज हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, तकरीबन 164 सीटें, क्या अभी भी मोदी और शाह इस चुनाव को पलट सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अब चीजें बहुत बहुत डिरेल हो गई है। जेपी नड्डा का ये कहना कि अब हमें संघ की भी जरूरत नहीं है, अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी अब किसी के आदेश पे नहीं चलती। दिस वॉज लास्ट नेल इन द कफिन।
मैं जो बार बार संघ और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते का, वर्तमान नेतृत्व के रिश्ते के बीच की खटास बोल रहा था, वो इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बाहर आ गया। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बोला गया है। नहीं, आपको क्या लगा नहीं बोलेंगे, पूरा गेम भाषा किसी और की है। क्या 2024 का फाइनल आपने कहा कि लॉक हो गया है? 2000 फाइनल लॉक हो गया सर, टोटल लॉक हो गया। बाकी जो अभी सीटें बची है उसमें 90 सीटें बीजेपी के हाथ में थी, यदि 2019 का रिकॉर्ड में देखो तो। अब कितनी? उस 90 में से 90 भी आप बचा गए, तो भी पहले 4 में इतना लॉस है, उसके बावजूद भी उठना तय नहीं है। ओहो ओहो, 164 सीटें दोस्तों बची हैं। टाइगर कह रहे हैं कि पिछली बार 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी बालाकोट की वजह से, टाइगर का कहना है कि 90 सीटें तब मोदी जी ने जीती थी, ये फाइनल 164 सीट्स में। और टाइगर का ये भी कहना है कि अगर 90 की 90 भी जीत लेते हैं तो भी मोदी की सरकार नहीं बन रही। इसका मतलब टाइगर का इशारा ये है कि जो पहला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, शुरू के जो चरण हैं, यानी आप यूं कहिए कि क्रिकेट के जो स्टार्टिंग ओवर्स हैं उसमें मोदी जी की परफॉर्मेंस सही नहीं रही। एक सवाल दीपक जी मुझे जरूर कहना है, एक बात, ये सारा हमारा जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ग्राउंड रियलिटी पे, लोगों के बीच बात करने से है, विभिन्न उम्मीदवारों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के। मैं यहाँ पर एक सेकंड रणनीतिकारों से मिलकर बात करते हैं और हम इस कंक्लूजन पे आए जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का रोल क्या होगा? क्या आने वाले 3 फेजेस में चुनाव आयोग का जो बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज है, जो फाइनल आंकड़ा और उस दिन का आंकड़ा, इसमें यदि 20-20% का तफावत आ गई तो फिर किस बात का चुनाव कहेंगे? आज चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जब पहला एक सांसद कांग्रेस को पिछली बार 2019 में एक ही सांसद कांग्रेस का था महाराष्ट्र से, 48 में से एक सांसद, और वो चंद्रपुर से था। उस चंद्रपुर में जो जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन का परसेंटेज और बाद में जो चुनाव आयोग ने घोषित किया, 10% का गैप है। 10% का गैप। तो क्या मैं समझू? देखिए, चंद्रचूड़ ने कल इसका संज्ञान लिया है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। मैं कभी ईवीएम पर और ये जो आप बता रहे हैं चुनाव आयोग, ये जो वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे या अचानक बढ़ाया जा रहा है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो करता हूं। लेकिन हाँ, आपकी बात का मैं जरूर ख्याल रखूंगा कि ये भी एक खेल के बीच आने वाले 3 चरणों में यदि 25-25, 30% का गैप आ गया तो क्या करेंगे आप? ठीक, मैं समझ रहा हूं। क्या कहेंगे इसको? चलिए आने दीजिए। अभी ये बेशरमपना का अमृत महोत्सव चल रहा है चुनाव आयोग के लिए। ठीक, विल डेफिनेटली टॉक। होने दीजिए, 5वां फेज होने दीजिए, 6ठा फेज होने दीजिए। अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर उछाल आता है तो हम उस पर बात करेंगे। एक चलते चलते अभिषेक, आपसे मैं झारखंड पूछना भूल गया। बगल में झारखंड है और बिहार और झारखंड, आप दोनों ही स्टेट्स कवर करते हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 12 ले गई थी। एक लाइन में बता दीजिए कि इस बार बीजेपी 14 में 12 की जगह कितनी मिल रही है? 13, 12 या फिर नीचे जा रही बीजेपी? 7 से 9 के बीच बीजेपी या एनडीए आ सकती है। एनडीए ही कहे, 7 से 9 के बीच। 7 से 9 के बीच में, यानी हेमंत सोरेन जेल से बैठ के उनका फैक्टर चल रहा है। टाइगर, आज आपने जो बातें कही, खासकर जो आखिर में आपने कहा कि भाई अगर चुनाव आयोग ही कुछ खेल करते तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल आपने है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन एक चीज दोस्तों, जो टाइगर कह रहे हैं, उन्होंने 2 बड़ी बातें आज कही कि अमित शाह के हाथ में सारी बागडोर है आज की तारीख में, और अगर मोदी जीतते हैं तो फिर ये अमित शाह की सरकार मानी जाएगी, ये टाइगर का कहना है। और टाइगर ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि अब 5वें, 6ठे और 7वें फेज में इस चुनाव को बदलना। कुछ भी कोशिश कर लें, एक्सेप्ट सरकारी संस्थाओं को छोड़कर, कुछ भी कोशिश मोदी शाह कर लें, अब चुनाव नहीं पलट सकते, क्योंकि चुनाव लॉक हो गया है। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपने तो आज फिर चक्कर घिनी घुमा दी। आपने एक चीज कह दी कि नीतीश कुमार इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, यही तय नहीं हो पा रहा बिहार में। और प्रोफेसर रवि, कोई नहीं जानता, ठीक है, उनके सिवा कोई नहीं जानता। तो वही मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि चक्कर घिन्नी कहाँ रुकेगी, देखना होगा वो। तो उनको अपनी मंजिल खुद तय करनी, नीतीश कुमार को। और प्रोफेसर रविकांत ने दोस्तों एक बात कही कि भले ही 57-58 तक बीजेपी यूपी में आ रही हो, लेकिन इससे और नीचे जा सकती है, ऐसा उनको लगता है। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में इतना समय निकाला दोस्तों के लिए।
आप जिस दिन शो में नहीं आते हैं, बहुत से सवालों का सामना मुझे करना पड़ता है आपकी एब्सेंस में। अभिषेक, आपके डेटा का कोई जवाब नहीं और प्रोफेसर रविकांत की जो बात है उनका कोई जवाब नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।